हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लैंगिक जनन की इकाइयां हैं। लैंगिक जनन की यूनिट्स क्या होती हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु ये जो होते हैं ये लैंगिक जनन की इकाइयां होती हैं। शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु को हम नर जनन इकाई बोलेंगे और अंडाणु को मादा जनन इकाई बोलते हैं। ठीक, तो शुक्राणु और अंडाणु अर्थात स्पर्म एंड ओवम ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट है अपरा का कार्य क्या है? अपरा मतलब प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो भ्रूण के लिए भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाना, भ्रूण के लिए भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना और उत्सर्जी पदार्थों को निकालना, मतलब पोषण में मदद करता है यह अपरा और उत्सर्जन में भी मदद करता है। ठीक, अपरा को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? तो शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती हैं। ये कहाँ मिलेंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर मिलेंगी ये और स्पर्म्स को पोषण प्रदान करेंगी। शुक्राणुओं को क्या करेंगी? पोषण प्रदान करेंगी। तो सर्टोली कोशिकाएं मिलती कहाँ पर हैं? तो शुक्रजनन नलिकाओं में मिलती हैं। काम क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक, आर्तो चक्र क्या होता है? मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्रिक परिवर्तन को हम आर्तो चक्र कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेडिक कोशिकाएं क्या होती हैं? लेडिक कोशिकाएं क्या निकाला करती हैं? तो एंड्रोजन्स को निकालती हैं। एंड्रोजन्स क्या है? यह पुरुष विकास हार्मोन होता है। एंड्रोजन्स कई हार्मोन्स के समूह होते हैं, उनमें से मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरॉन होता है। ठीक, तो लेडिक कोशिकाएं क्या निकालती हैं? लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन को निकालती हैं। अंडोत्सर्ग क्या होता है? ग्राफियन पुटक फटकर, मतलब ग्राफियन जो फॉलिकल होगा वो फटकर द्वितीयक अंडक अर्थात सेकेंडरी oocyte का अंडाशय से निकलना, मतलब ग्राफियन पुटक फट करके द्वितीयक अंडक का अंडाशय से मोचित होना। या शार्ट में इसको आप ये याद रखिए कि द्वितीयक अंडक का मुक्त होना या सेकेंडरी oocyte का मुक्त होना, इसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। डिंबाणु का निषेचन, डिंबाणु मतलब अंडाणु, अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? तो ये फैलोपियन नलिका में होता है, या इसी को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी को हम अंडवाहिनी कहते हैं। निषेचन कला के कार्य क्या हैं? तो निषेचन कला के कार्य क्या हैं? अन्य शुक्राणु डिंबाणु में नहीं जा पाते हैं। मतलब निषेचन कला तब होती है जब कोई एक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो बाहर से एक झिल्ली बन जाती है जिसे निषेचन कला कहते हैं। इसके बनने से और अब दूसरे शुक्राणु डिंबाणु में या अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वृषण जालिका क्या होती है? रेटेटेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। रेटेटेस्टिस क्या होता है? शुक्र जनन नलिकाएं आगे चलकर घने जाल में खुलती हैं, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं वो आगे चल करके एक नेटवर्क में खुलती हैं, उसी को हम वृषण जालिका या रेटेटेस्टिस कहते हैं। मारुला तथा ब्लास्टुला में अंतर बताइए। मारुला सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और ब्लास्टुला ये हालो स्ट्रक्चर होता है, मतलब खोखली रचना है। अच्छा, मारुला पहले बनता है, इसके बाद में ब्लास्टुला बनता है। तो मारुला और ब्लास्टुला में ये अंतर है। मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो ये ऐसा क्यों करते हैं? तापमान नियमन के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम चाहिए तभी शुक्राणु बनते हैं। इसीलिए जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। भ्रूण के मीसोडर्म द्वारा निर्मित अंग कौन कौन से हैं? तो हृदय, वृक्क, जनद और रक्तवाहिनियां। हार्ट
किडनी, गोनट्स एंड ब्लड वेसल्स। स्त्री के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 23 होती है। उनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक ये हेटेरोसोम रहा करता है। ठीक। रुधिर जरायु अपरा किसमें मिलते हैं? तो कपि और मनुष्य पर रुधिर जरायु अपरा मिलते हैं। स्त्री में अंतर रोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? ठीक, मतलब जब गर्भाशय पर भ्रूण का रोपण होता है तो भ्रूण उस समय किस अवस्था में होता है? तो ब्लास्टुला अवस्था पर होता है। ये दूसरे नंबर की अवस्था है। पहली अवस्था मारुला होती है, दूसरी ब्लास्टुला होती है और इसकी गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक होता है? तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम ये शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक होता है। यवनारंभ क्या है? इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। जब प्राणी प्रजनन के योग्य हो जाए तब इसको हम यौवनारंभ या प्यूबर्टी बोलते हैं। बालकों के द्वितीयक या गौड़ लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? और बालिकाओं के द्वितीयक या गौड़ लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो बालकों में क्या होगा? आवाज भारी होगी, दाढ़ी मूछ निकलेंगी, पेशियां मजबूत होती हैं और कंधे चौड़े होते हैं। बालिकाओं के द्वितीयक लक्षण आवाज मधुर होना, श्रोणि भाग का चौड़ा होना, आर्तव चक्र का चलना और स्तनों का विकास। अच्छा, ये उम्र है कि नहीं, कितने से कितने वर्ष तक बालकों में यौवनारंभ है? तो बालकों में यौवनारंभ 13 से 16 वर्ष तक, मतलब ये यौवनारंभ की उम्र है 13 से 16 वर्ष तक बालकों में और बालिकाओं में 12 से 13 वर्ष तक। विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर पूछ लिया करता है कि विदलन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो देखिए, तुलनात्मक इसको याद रखना कि विदलन जो होता है वो जाइगोट में होता है, तो समसूत्री विभाजन कहाँ पर होगा? वो कायिक कोशिकाओं में होता है। विदलन जो होगा वो अंतरावस्था में डीएनए संश्लेषण होता है विदलन में, मतलब इंटरफेज में डीएनए का निर्माण होगा। वहीं समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था या इंटरफेज में डीएनए तो बनेगा ही, कोशिका द्रव्य का भी संश्लेषण होगा। ठीक। फिर तीसरे नंबर पर है कि अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, इंटरफेज में सेल ग्रोथ नहीं होती है विदलन में, लेकिन समसूत्री विभाजन में या माइटोसिस में अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।